राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई, जब से हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ने आए तब से आपसे मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद रहा। ऐसे के विक्रम राव साहब, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हसीब सिद्दीकी साहब, अध्यक्ष प्रेस क्लब लखनऊ आदरणीय रविंद्र सिंह साहब, महामंत्री आदरणीय प्रेमकांत तिवारी साहब, लखनऊ के अध्यक्ष आदरणीय शिवशरण सिंह जी, उपाध्यक्ष आदरणीय अविनाश शुक्ला जी, मथुरा के अध्यक्ष मनवीर सिंह चौहान जी, आदरणीय बंशीधर बंसल जी, महामंत्री मथुरा, मेरे साथ लखनऊ से ही साथ आए उपाध्यक्ष देवराज सिंह जी, नवलकांत जी, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित सीतापुर से विधान परिषद के सदस्य और लखनऊ में शिक्षा जगत के एक बड़ा नाम आदरणीय पवन सिंह चौहान जी, मथुरा जनपद के ही जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी में वर्षों तक हम लोग साथ साथ काम किए। इस समय विधान परिषद मथुरा और एटा का काम विधान परिषद सदस्य ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी, मेरे छोटे भाई जैसे फिरोजाबाद के किरोड़ी मॉल कॉलेज के अध्यक्ष रहे, दिल्ली में युवा मोर्चा में भी काम किए, प्रदेश मंत्री रहे सोनू सिंह जी, और प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मुझे शिवशरण भाई ने कहा था 11 बजे आना है, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं 19 तारीख की रात में ही आ जाऊंगा और यहाँ आकर के दर्शन वर्शन करूंगा और सुबह में समय से मैं आपके कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, क्योंकि और जगह तो देर हो जाए तो चलता है, लेकिन आप सबके कार्यक्रम में देर से आए तो कितना कठिन होता है वो मैं इसको महसूस करता हूं। लेकिन ऐसा संजोग बना कि हमारे पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, उसमें हमारे बलिया के भी पूर्व विधायक संजय यादव जी जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होंने कल ही टाइम रख दिया स्वागत का, और उसमें मैं नहीं जाता। तो राजनीति में भले ही आदमी किसी कारणवश न जाए, लेकिन उसको आप ही की मीडिया लिखने लगती है कि भाजपा में गुटबाजी शुरू। अब मैं वहाँ के मंत्री हूँ, विधायक हूँ, तो मैं उनका स्वागत नहीं करता तो कई तरह के चर्चे होते। तो मैं कल उनके साथ ही 6 बजे लखनऊ से निकला, लेकिन रात को कल 6 विधानसभाओं में वो स्वागत रख दिए थे, क्योंकि खुद भी विधायक रह चुके हैं। उसके बाद रात के 12 बजे तक कार्यक्रम उनका चलता रहा। फिर मैं वहाँ से 2 बजे रात में चला और 6:35 की फ्लाइट मैंने कराई थी, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाया। रात में मैं देवराज भाई को फोन करता रहा, ये फोन उठाए नहीं, सो गए होंगे। फिर सुबह में फिर फोन करता रहा, फिर सुबह भी नहीं उठा इनका फोन, लेकिन फोन आया तो फिर मैंने कहा भाई 8:55 की कर दो, वहां से 1.5-2 घंटा लगेगा। मैं तो रात में ही फिर हमने कहा मैं 12 बजे पहुंचूंगा 11 बजे की जगह पे, लेकिन मैं 10 बजे, ये तो साथ ही में थे, 10 बजे हम लोग एयरपोर्ट से निकल चुके थे, लेकिन वहां से नोएडा आने में 2 घंटा लग गया, और वहां से फिर यहाँ आने में 2 घंटा यहाँ लग गया, 4 घंटे लगे। इतना लगता मैं जानता कि पवन सिंह जी आने वाले हैं तो मैं इनके साथ ही आ गया होता और मैं जल्दी पहुंच गया होता, क्योंकि मेरे ड्राइवर 24 घंटे से गाड़ी पर थे, तो मैं इसलिए उनको नहीं लाया कि नींद आ जाएगी। तो फिर जो है उतने समय में मैं ड्राइवर बदल नहीं सकता था, तो इसलिए मैं इस रास्ते को चुना। यदि पवन भाई को मालूम रहता कि ये भी जाने वाले हैं तो मैं इनसे खुदे संपर्क करके जो आता साथी में हम लोग दोनों बतियाते हुए आते। अभी तक जो है दिया गया है हसीब सिद्दीकी साहब की तरफ से। मैं आपको इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसके लिए एक दिन अपने शिशिर जी से भी और संजय प्रसाद जी से भी बैठ करके, आप लोग भी साथ में रहेंगे, 2-4 लोग रहेंगे, तो बैठ करके इसमें कोई, मैं पढ़ रहा था, आपने बताया बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जो बहुत समाधान होने वाले ही समस्या हैं।
तो एक साथ, और संजोग से शिशिर भाई हमारे वोटर भी हैं, वो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हमारा प्रभाव उन पर थोड़ा ज्यादा ही है और विद्यार्थी जीवन से वो हमसे जुड़े रहे हैं। तो मैं उनको एक दिन, और आपके भी 2-4 लोग मैंने संगठन के, उनके साथ बैठ करके इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके फिर आप लोग की मीटिंग हम मुख्यमंत्री जी से इस पर कराएंगे। पहले इन लोगों से बातचीत करके तो ये समाधान, बहुत सारे का ऐसा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये समाधान हो जाएगा। कुछ बातें इसमें केंद्र से संबंधित है, तो वो भी मान लीजिए केंद्र में भी माननीय अनुराग ठाकुर जी हैं, आपके विभाग के मंत्री हैं, वो भी हम लोग के साथ युवा मोर्चा में बरसों से काम हम लोग साथ साथ किए हैं, तो उनसे भी बैठ करके एक बार जो चीजें दिल्ली से होने वाली हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी के विक्रम राव साहब बता रहे, देवेंद्र फडणवीस जी, वो भी मेरे साथ में 4 साल एक ही पद पर दोनों लोग साथ साथ काम किए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो भी थे युवा मोर्चा के, मैं भी था, धर्मेंद्र प्रधान जी अध्यक्ष थे उसके, हम लोग 4 लोग उपाध्यक्ष थे, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस भी थे, हम लोग सब साथी के हैं। ये जरूर है कि उधर पहले वो लोग विधायक बने, अपना वो मुख्यमंत्री बने, हम लोग विधायक बनने में हम लोग को टाइम लग गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, बड़ा यहाँ संघर्ष भी ज्यादा है। और मैं ये समझता हूँ बहुत सारे अभी ये हुआ कि पत्रकारों को सुरक्षा, देखिए पत्रकार तो सरकार के नकेल हैं, और सरकार भी कहीं दाएं बाएं जाती है तो उसको सही रास्ते पर ले आने का काम कोई करता है तो पत्रकार करते हैं। तो आप लोग तो निर्भीक होकर के, और जब आप निर्भीक होकर के कोई लिखेंगे तो अब जाकर के सरकार सही दिशा में सही काम करेगी, जनता के लिए करेगी। तो ये जरूरी नहीं है कि सरकार में बैठे हुए लोग सब, उनको सब चीज आता ही है या सब चीज जो है तो अच्छे ही करते हैं। बहुत सारे तो चीजें मंत्री के स्तर तक आते आते नीचे बहुत उसकी फिल्टरिंग होती है। मैं तो 2 घटनाएं जानता हूं, और हमको तो रात के 2 बजे भी पत्रकार फोन कर लेते हैं। कई पत्रकार हैं जो साथ के पड़े हुए हैं, इसी में मंच पर आधे लोग हमारे साथ, भाई कोई सीनियर रहा है, कोई जूनियर रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में, और बाकी और भी है। मैंने तो एक दिन की बात बता रहा हूं आपसे कि कितने मैंने उसका फर्क पड़ता है। एक सुल्तानपुर से एक पत्रकार बैठे बस में मेरे, और उसको रात के 12 बजे उतार दिया बस वाले। वो कह रहे थे कि शहर में ले चलो, उन्होंने कहा नहीं शहर में नहीं ले जाएंगे, यही उतारेंगे। उन्होंने कहा नहीं, तुमको ले ही जाना पड़ेगा, तो बड़ी झगड़ा कर लिए। फिर उसके बाद वो नहीं ले गया, फिर वहीं तक फोन लगाया मुझे, बोले भाई आपकी बस जो है ये शहर में नहीं ले जा रहा है। मैंने कहा कि आप उसका नंबर लिख करके और उसका पूरा व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। तो फिर कहे नहीं से बातें कर लीजिए। कंडक्टर से मैंने बात किया तो उसने कहा कि सर हम लोग के अलाउ नहीं है उधर जाने का, और हमारे बस नहीं थी, वो मैंने हमारी परिवहन निगम की नहीं थी, वो प्राइवेट बस थी। तो हमने कहा क्यों नहीं है, तो कहा कि वो हम लोग उधर जाएंगे तो आपका विभाग उसको चालान कर देगा। हमने कहा ऐसा क्या है, हमने बस ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर हमने कहा ठीक है आप दीजिए, तो फिर उन्होंने सब लिख को करके दिया। मैंने बाद में पूछा अपने अधिकारियों से कि भाई ये क्या मामला है, कि तो उन्होंने कहा नहीं कुछ रूट ऐसे होते हैं जो नेशनलाइज रूट होते हैं, मैंने वो उस पर यदि प्राइवेट बस आएगी तो हम उसको चालान कर देते हैं, और वो 16 किलोमीटर तक के परिधि में होता है शायद, मुझे अधिकारियों ने बताया। तो मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति रात के 12 बजे उतारेंगे तो उसको साधन नहीं रहेगा तो स्टेशन पर या शहर में कैसे जाएगा, ये कानून क्यों बना है। तो हुआ कि ये कानून बना है कि अपने जो परिवहन निगम के लिए मैंने उस पर बसें चलती है। हमने कहा इस कानून को समाप्त कर दीजिए, मैंने उस कानून को ही समाप्त कर दिया। आप समझिए जो कानून जो है मैं हमारे यात्रियों को कठिनाई पैदा करता हूं, तो इस कानून को रखने का क्या फायदा। अब ये एक छोटी सी बात थी और हमको समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कानून भी हो सकता है क्या। तो उन्होंने मुझे इसको इंडिकेशन दिया कि मैंने ये है, और उन्होंने बताया तो फिर मैंने उसको जानकारी करके, तो कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम लोग के नॉलेज में नहीं आती है, और आप लोग उसको बता देते हैं तो फिर हम लोग उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो सुरक्षा तो रहनी चाहिए भाई। आप माफियाओं के खिलाफ में हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में हैं, आप जो है जो चीजें करते हैं लिखते हैं तो उससे जो है लोकतंत्र मजबूत होता है उस पर। तो उसके लिए भी जो आपने कहा है उस एक्ट में
संशोधन एक स्टेट करता है कि सेंट्रल करता है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और चाहे सेंट्रल भी करेगा तब भी और स्टेट भी करेगा तब भी इसको हम लोग समाधान कर लेंगे। इसमें जो है एक्ट में जुड़वाने के लिए तो पहले इसको एक बार हम लोग बैठ करके इस पर जो है अपने लॉ सेक्रेटरी हैं उनको भी उस पर रखा जाएगा, उस पर भी वो भी उनसे भी सुझाव लिया जाएगा कि भाई वो इस पर हम लोग कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। और अभी ये हुआ कि भाई हमारे बसों में निःशुल्क यात्रा आप लोग की होती है, लेकिन परिवार के लिए नहीं होता है। तो आप कुछ लोगों ने कहा ये साल में एक बार हो, उधर से आवाज आई कि 2 बार हो, तो मैं तो ये कहना वाला हूं कि इससे भी ज्यादा होगा। क्योंकि माननीय जोगी जी के संकल्प में है कि 60 बरस से ऊपर की हमारी जो भी माताएं बहनें हैं उनको पूरे आजीवन निःशुल्क करने वाले हैं। आजीवन निःशुल्क तो उसके श्रेणी में तो ऐसे ही आ जाएंगे, माने 70% लोग तो ऐसे आ जाएंगे, जो 30% बचेगा उसका आकलन करा लेंगे तो उनको आजीवन कर देंगे। हमको कोई इसमें ये थोड़ी है, उनको आजीवन कर देंगे सबको। भाई जो बीच के जो लोग 60 साल से कम वाले कुछ होंगे 60 से 20 साल के बीच में, उनका आकलन एक बार करा लेते हैं। उस आकलन को करा करके मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके मैं पूरे के पूरे बराबर के लिए इसको मैं कर दूं। अभी अपने यहाँ जो है बसों में अभी आप लोग पहले लिखा रहता था, इधर बीच के दिनों में ये समाप्त कर दिया गया। पत्रकार का कई बार विवाद होता है, मैंने जाकर के जब बैठने जाते हैं तो लोग पहले से बैठे रहते हैं उसमें, वो कहते हैं भाई मैं पत्रकार हूं, तो जो बैठा रहता है तो मैं उठूंगा नहीं। लेकिन हमने कहा भाई अब हमने अपने निर्देश दिया कि जो भी हमारी नई बसें आए तो जो भी अनुमन्य लोग हैं, सांसद, विधायक, स्वतंत्रता सेनानी, विकलांग, महिला, ये सभी सीटों को निर्धारण उस पर लिखा रहना चाहिए। और कंडक्टर जब टिकट देते समय वो बता दे कि आप बैठेंगे तभी तक जब तक वो नहीं आते, यदि आएंगे तो आपको उठना पड़ेगा यहाँ पर, उसको टिकट देते समय उनको बताना पड़ेगा। हमने निर्देश जारी कर दिया है और जो भी नई बसें आएंगी उसको सब लिख करके उस पर आएगी। हमने कहा पुराने पर भी आप इसको लिखवा दीजिए कि जब कोई इस तरह के पत्रकार आते हैं तो उस समय आपको सीट खाली करना पड़ेगा। हमने तो ये भी अभी दिया है कि आप जो और भी ऐसे हमारे जो प्राइवेट अंडरटेकिंग बसें हैं जो एसी चलाती हैं, बुलबुल चलाती हैं, हमने उसमें भी बोला है कि जो पत्रकार लोगों को कोई बहुत ज्यादा झंझट होती है वो नहीं ले जाते हैं। हमने कहा इसका भी आकलन करिए आप कि कितने पैसेंजर साल में वो लोग चलते हैं, उसका आकलन करा लीजिए। उसमें भी हम आपकी जो है अलाउ करने वाले हैं, उसमें भी आप लोगों को अलाउ को कि अब एक में दीजिए दूसरे में न दीजिए, ये नहीं। हमने कहा दीजिए तो पूरा दीजिए, नहीं तो न दीजिए। तो इसके लिए भी हम उसको करने वाले हैं। आप लोग लोकतंत्र के भाई स्तंभ हैं और आज देश आगे बढ़ रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश को आगे ले जा रहे हैं। आज दुनिया के अंदर भारत की छवि को आज एक बदलने का उन्होंने प्रयास किया है, उसमें आप सबकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आज कोई व्यक्ति कोई काम करता है लेकिन उसको व्यापक बनाने में किसी का योगदान है तो वो जो है आपके लोगों का योगदान है। कोई भी छोटा काम कर रहा है उसको पूरे समाज के नजरों में ले जाने का काम आपका है। मोदी जी ने जो अच्छा काम 9 वर्षों में किया, आज पूरे दुनिया में आप लोगों ने आज उसको पहुंचाया है, जिसके कारण आप देखिए अपने देश को एक भ्रष्ट देश के श्रेणी में लोग जानते थे। यहाँ 2G 4G खेल कूद आसमान पताल सब घोटाले होते थे, लेकिन 9 वर्षों में उन्होंने भ्रष्टाचार को रोका और दुनिया में एक भारत की छवि अच्छी बनाई, जिसके कारण आप देखिए अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति भी आज माननीय मोदी जी का ऑटोग्राफ ले रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति उनको बॉस कह करके संबोधित कर रहा है। आज जो है अभी देखिए अफ्रीका के राष्ट्रपति अभी आए थे G20 में उनका पैर छू करके मैं मोदी जी से आशीर्वाद लिया। तो आज पूरे दुनिया के अंदर एक मोदी जी ने एक भारत का सम्मान को बढ़ाया है। और मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद आजादी जितने प्रधानमंत्री बने वो बने गुलाम भारत में पैदा हुए थे, लेकिन एकमात्र जो है नरेंद्र मोदी जी ही आजाद भारत में पैदा हुए वाले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भी कल ही आप देखिए कि अपने आजाद भारत का भारतीयों द्वारा बनाया हुआ, भारत के मजदूरों, भारत के इंजीनियरों द्वारा बनाया हुआ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप उन्होंने अभी
संसद का कल ही पहला सत्र उसमें प्रारंभ हुआ और देश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में भी योगी जी आप देखिए कितना कोरोना काल में, आपने कोरोना के यहाँ जिक्र किया है, कोरोना में योगी जी के पिताजी की मृत्यु होने के बाद भी वो पिताजी के श्राद्ध करने नहीं गए, लेकिन प्रदेश की जनता को बेहतर कैसे इलाज हो सके। और उस समय हमारे परिवहन विभाग ने भी बहुत अच्छा काम किया था। जब दिल्ली सरकार ने नोएडा के अंदर लाखों लोगों को अपने बॉर्डर पर छोड़ दिया, तो रात के 12 बजे हमारे जो डायरेक्टर थे उस समय राजशेखर ने 12,000 बसों को भेज करके अपने ड्राइवरों को, कंडक्टर जान के जोखिम में रह करके उन लोगों को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। इसलिए हमारे योगी जी हमारे विभाग को संकट के साथी भी कहते हैं। इसलिए हम लोग बहुत सारे परिवर्तन कर रहे हैं, नई नई बसें ला रहे हैं। अभी हमने 2300 बसें नई खरीदी, 1350 बसों का टेंडर कर रखे हैं और 2025 तक हम 7,000 नई बसें खरीद लेंगे। इलेक्ट्रिक बसें भी हम ले आ रहे हैं। आज डबल डेकर भी बसें को भी टेंडर में कराने जा रहा हूं कि हर जगहों पर ज्यादा नहीं, लेकिन हर मंडलों में या बड़े शहरों में एक एक कम से कम डबल डेकर जो इलेक्ट्रिक बसें, और इलेक्ट्रिक बसों से सभी शहरों को, अभी तो केवल शहरों में बसें चलती है, अब हम 2 इंटरसिटी बसें चलाने जा रहे हैं। अपने विभाग में मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हमने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कर दिया, 60% हमने उसको कंट्रोल किया। अब कोई हमारे यहाँ लाइसेंस जो है हमारे आरटीओ विभाग में नहीं बनता है, हमने लर्निंग लाइसेंस को 100% ऑनलाइन कर दिया है और परमानेंट के लिए भी ऑटोमेटिक ट्रैक बना रहे हैं। उसको 14 जगह बना चुका हूं, 14 बड़े शहरों में बन चुका है। अब उसको पीपीपी मॉडल पर दे रहे हैं, प्राइवेट आदमी को दे रहे हैं, एक शहर में 3 लोगों के लिए दे रहे हैं। जो फिटनेस सेंटर, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट 1 करोड़ रुपया अनुदान दे रहे हैं कि आप खुद बनाइए, ये सामान रखिए, सिमुलेटर रखिए, ये गाड़ियां रखिए। तो क्योंकि इसलिए कि अब कंपटीशन होगा, 2-2, 3-3 लोगों के पास रहेगा, तो उसमें कोई गलत करेगा तो दूसरे के यहाँ जाएगा, दूसरे गलत करेगा तीसरे के यहाँ जाएगा, तो जनता को इससे लाभ मिलेगा। अब हम परमिट भी दे देते हैं ऑनलाइन, टैक्स भी जमा करते हैं ऑनलाइन। कुछ समस्या और भी अभी रही है, उसको भी दूर कर देंगे। 6 महीना में हमारे विभाग में बहुत कम लोग हमारे ऑफिस में जाएंगे, सब अपने घर बैठ करके सभी सेवाएं उनको प्राप्त हो जाएगी। ये योगी जी के मंशा है कि आप भाई भ्रष्टाचार मुक्त शासन चले, तो इसके में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ तो उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के यहाँ तक के हमारा जीवन यात्रा रही है, बड़ी कई प्रकार के कंट्रोवर्सी भी रही मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी आप सबके प्रयास से हमको उस संकट काल में आप सबने मदद किया, जिसके कारण हमारा हौसला बढ़ता गया और आज मैं एक मंत्री के रूप में यहाँ पर हूँ। मैं जेल में भी था, तो सबसे पहले जेल से छूटने के बाद मैं प्रेस क्लब भी गया था, और आप सबने जो आशीर्वाद दिया मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता हूँ। इसलिए ये कहा आज आप सबने बुला करके मुझे जो सम्मान दिया है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो आज हसीब साहब ने जो बातें रखी है, हो सकता है पहले भी आपने बहुतों के सामने रखा होगा, लेकिन हो सकता है कि ये मेरे लिए ये अवसर है कि मैं आप सबके लिए कुछ अपने आपके संगठन के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं योगी जी के मंत्रिमंडल का सदस्य हूं। उनको मैं इस बात को कहूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं ये बात क्योंकि जिनविन काम है उनको मैं इसको कन्विंस कर लूं, क्योंकि योगी जी मैं जानता हूं, मैं 1.5 वर्षों से उनके मंत्रिमंडल में सदस्य हूं। योगी जी ने कहते हैं कि जनता के हित में कोई बड़े से बड़े भी फैसले हो आप करने में हिचक न रखिए। आप देखोगे मेरे विभाग से 8,53,000 हमारे वो थे, हम लोगों ने चलान काटा था। 8,53,000 जो उससे कैमरे से हम लोग चलान काटते थे, एक मुश्त सबको हम लोगों ने जो है उसको रिलीफ दे दिए, हम लोग 0 कर दिए, क्योंकि योगी जी ने कहा कि किसी को तकलीफ हो वो काम नहीं करना है। हजारों करोड़ रुपया का हमारा राजस्व की क्षति हुई, लेकिन 1 मिनट में सबको समाप्त कर दिया गया। अभी दिल्ली नोएडा से लोग जो है दिल्ली जाते थे, रोज दिल्ली वाले हमारे यहाँ में आते थे, एनसीआर में रोज टैक्स जमा करते थे। यदि आप कमर्शियल गाड़ी से जाते, आप किसी टैक्सी में जाए तो जाके बॉर्डर पर रोक देते थे, पहले टैक्स जमा करते थे तब आते थे। हमने योगी जी का प्रस्ताव लेकर कैबिनेट में, मैंने कहा कि 12 करोड़ रुपया मेरा नुकसान होगा,
लेकिन लाखों लोगों का इससे लाभ मिलेगा जो प्रतिदिन दिल्ली जाते हैं, दिल्ली वाले नोएडा आते हैं, गाजियाबाद आते हैं, हम लोग आपस में समझौता कर लेते हैं। आज चारों स्टेटों ने हम लोगों ने समझौता कर लिया। आज कोई आपकी गाड़ी आप जाएगी दिल्ली में कोई नहीं रोक सकता है, आप गुड़गांव में जाएंगे कोई नहीं रोक सकता है, राजस्थान की सीमा में आप जाएंगे कोई नहीं रोक सकता है। हम लोगों ने फ्री कर दिया, आप उनसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आप वाले से टैक्स नहीं लेंगे। ये इस तरह के केवल ये जोगी जी है इसलिए संभव हो रहा है। 5,28,000 आप समझिए था पहले पुराने, ये गाड़ी आई मेरे पास 1957 की गाड़ी, वो गाड़ी कोई उसका 200 रुपया टैक्स बकाया होगा और लाखों में उसका टैक्स हो गए। मैंने चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ कर हमने कहा कि इतनी आयु तो अब मनुष्य की नहीं हो रही है, इतनी गाड़ी है, वो गाड़ी होगी ही नहीं। लेकिन उसके लिए भी हम लोग कैबिनेट में ले गए। पहले 75% हम लोगों ने माफ किया, अब तो हम लोग ने 100% माफ कर दिया। और उसके बाद ये भी कहा कि अपनी गाड़ी को कागज हमारे केवल उस पर करवा दीजिए कि हमने स्क्रैप किया है, तो आपको हम 10% और 15% खरीदने के लिए भी देंगे। गाड़ी आपको नहीं खरीदेंगे तो आपको पैसा भी हम देंगे, क्योंकि पोल्यूशन उससे कम हो। तो इसलिए केवल जोगी जी हैं जो इस तरह के बड़े फैसले लेने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि जनता के हित में। तो बहुत जो चीजें हैं जो आपने हमको रखा है, मैं 2-4 दिन के अंदर ही, अभी कल ही हम उनके साथ रहेंगे। यहाँ स्कूल लगा है नोएडा में, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी करने वाली हैं, मुख्यमंत्री जी भी रहने वाले हैं उसमें। तो कल भी मैं रहूंगा, हो सकता कल ही मैं आपकी इसकी चर्चा कर लूंगा और जो टाइम लेकर के पहले शिशिर जी से और संजय जी से, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको किया जाएगा। और प्रेस क्लब भी ऐतिहासिक प्रेस क्लब है आपका, और आपका संगठन भी आजादी से पहले का संगठन है, और आजादी के उसमें फ्रीडम में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं तो कहा था, तो हमने कहा था कि भाई इसको भी बहुत अच्छा बनाइए आप। हमने कहा इसको अच्छा बनाइए क्योंकि भाई कोई नेता नहीं है, सच्चाई है, कोई नेता नहीं है जो वहां पर गया ना हो, जो वहां से जिसको सहयोग ना मिला हो। तो कम से कम वहाँ की खूबसूरती, आज बड़े बड़े अच्छे अच्छे जगहों पर अपने ऑफिस बन रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा अच्छा बने, उसका एक बढ़िया बना के लाइए। जोगी जी से हम लोग कह करके या किसी CSR फंड से उसको कोई एक बढ़िया खूबसूरत उसको बनाया जाए, क्योंकि एक तरह से तो आपकी वो है स्मारक है, वो एक आजादी के बहुत सारे घटनाक्रम वहां से हुए हैं, बहुत सारे फैसले वहां से हुए हैं, तो उसको थोड़ा और अच्छा किया जाए। आप सबने सम्मान दिया, हृदय से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।